7 तारीख को आपका एसएसटी का एग्जाम है और एसएसटी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कराए गए हैं जिनकी आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो हाँ भी वालों, क्या हाल चाल, मेरा नाम है प्रिंस कश्यप, आप देख रहे हैं सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। तो आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में करते हैं हम हिस्ट्री और कंप्लीट हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं उन सबको हम कंप्लीट कर देंगे, समझ लेंगे, फाड़ देंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है, जितने भी पीवाईक्यूज, मतलब जितने भी पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर पेपर्स में एमसीक्यू है उन सबको हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते स्टार्ट, और आपको करना है इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई देखो कि भाई जो जोसेफी गैरिबॉल्डी है वो कहां से बिलोंग करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं इटली से। कहां से करते हैं, वो बिलोंग करते हैं इटली से। तो भाई इटली से करते हैं वो बिलोंग, सीधी बात। बहुत हलवा क्वेश्चन था, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, असैसिन रीजन आ गया। क्या कह रहा है असैसिन रीजन, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बाल्कन। सही बात है कि जो बाल्कन था वो एक नेशनलिस्ट टेंशन का सोर्स था यूरोप के अंदर। क्यों था, क्योंकि यार लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। बिल्कुल सही बात है, ए भी सही है, आर भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, रीजन भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि जो भी नीचे हमें दे रखा है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है, क्रोनोलॉजी मतलब कि जैसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो अपने को बताता चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुई, 1832 में। ओके, यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1861 में। नेपोलियन कब हारा, 1815 में। जर्मनी कब यूनिफाई हो गया, 1871 में। ठीक है, तो इसकी क्रोनोलॉजी कैसी होगी, 1815, 1832, 1861, 1871। ठीक है, 71, 77 नहीं, 71 हो जाएगा, 71। तो ये अपना बन जाएगी क्रोनोलॉजी। तो हम देखें ऑप्शन जो सेकंड है वो कह रहा है 1815, ऑप्शन एक, और ये किसमें है 3 और 4। ये ऑप्शन हमें किसी में दिख रहा है 2 1 3 4, 2 1 3 4 किसी में दिख रहा है अपने को, 2 1 3 4, 2 1 3 4 तो नहीं दिख रहा हमें किसी में। तो ये क्वेश्चन है सीबीएसई ने मिसप्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो सीबीएसई ने मिसप्रिंट कर दिया। सीबीएसई ने इसको बोला है कि अगर किसी ने भी अटेम्प्ट करा होगा ये क्वेश्चन तो उसको क्या मिल जाएंगे, फुल नंबर मिल जाएंगे। मतलब ये वाला जो अटेम्प्ट करा है इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि मिसप्रिंट कर दिया है। और ये 2024 के पेपर की बात है, 2024 के पेपर में भी ऐसे ही करा था और नंबर पूरे दिए थे। लास्ट ईयर भी हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी क्या था, बोल दिया सीबीएसई ने कि अगर आपने अटेम्प्ट करा इस क्वेश्चन को तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम देखें तो इसका आंसर क्या बोला गया भाई, मार्क दे दिए जाएंगे अगर किसी ने भी अटेम्प्ट कर रखा है, सीधी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, किस टाइप की गवर्नमेंट आई थी 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद। सीधा क्वेश्चन यही कह रहा है, देख लो एक बार पढ़ लो। क्या कह रहा है कि 1815 में नेपोलियन हराने के बाद कौन सी टाइप की गवर्नमेंट आई थी, कौन सी टाइप की आई थी, कंजर्वेटिव टाइप की गवर्नमेंट आई थी, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। कि 1815 में जो नेपोलियन को हरा तो दिया, अब उस हराया जो है उसको किस किसने मिलकर हराया, 4 कंट्रीज में मिलकर हराया था। 4 कंट्रीज कौन कौन सी थी भाई, उसकी एक ट्रिक देखी थी मैंने यूट्यूब पे, इसका क्या था भाई, बी प्रा। ठीक है, बी प्रा मतलब ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया और ऑस्ट्रिया। तो ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया किसमें है भाई, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सीधी बात। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अब बोल रहा है क्या कि भाई जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी अब वो किस टाइप की थी, कंजर्वेटिव रिजीम थी वो किस टाइप की रिजीम थी, क्या वो ऑटोक्रेटिक थी, डेमोक्रेटिक थी, एरिस्टोक्रेटिक थी या डिक्टोरियल थी। डिक्टोरियल थी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और एरिस्टोक्रेटिक, कैसी टाइप की गवर्नमेंट थी, वो थी ऑटोक्रेटिक। कैसी थी भाई, ऑटोक्रेटिक थी। कैसी थी, ऑटोक्रेटिक थी। ऑटोक्रेटिक मतलब जो किसी की ना सुनते हो, अपनी मनमानी करते हो। ठीक है, अपनी मनमानी करते हो, किसी की ना सुनते हो अपनी बीवी के अलावा। सारी बातें छोड़ो, ऑटोक्रेटिक इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following led to the civil disobedience movement जो था उसको पेशावर में किसने लीड करा था? पेशावर में किसने लीड करा था? पेशावर में लीड करा था किसने? अब्दुल गफ्फार खान ने। अब्दुल गफ्फार खान ने करा था पेशावर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड करा था। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रोनोलॉजिकल वाला ऑर्डर वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। ये क्या कह रहा है, बोला कि नेपोलिक वॉर्स कब हुई थी, फिर ट्रीटी ऑफ वीना, फिर ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर भाई स्लेव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर। तो नेपोलिक वॉर्स स्टार्ट हुई थी लगा ले हम 1797 में, उन्होंने आई थिंक इटली पे अटैक करा, उसके बाद स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हम देखें ट्रीटी ऑफ वीना 1815, उसके बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1921 मान लो, 1921 में या 1920s में स्टार्ट हो गई थी, 21 में मान सकते हैं। उसके बाद 1821 और यहाँ पे क्या आएगा भाई 1871 के बाद क्या था, ये स्लेविक नेशनलिज्म फैलना स्टार्ट हो गया था। तो इसकी क्रोनोलॉजी क्या बनेगी, हम देखें तो 1 2 3 4 ही बननी है, 1 2 3 4 ही बननी है, क्योंकि पहले यह आया, ठीक है 1791 आ गया, 1797, 1815, फिर 1821, फिर 1871, ठीक है ये सब आ रहा है। तो हम देखें ये 1 2 3 4 ही बनना है, 1 2 3 4 यही बनना है। तो किसमें है ये 1 2 3 4 किसमें है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कहां से शुरू हुआ, 18th सेंचुरी के मिड हाफ में नेशनल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कहां से शुरू हुआ, वो हुआ इंग्लैंड से स्टार्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कहां से हुआ, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड द कांग्रेस अडॉप्ट द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज जो था उसके गोल को जो अपना कांग्रेस थी उसने क्यों अपनाया, उसने क्यों बात करी पूर्ण स्वराज की, क्यों करी, उसका रीजन क्या था। क्या भाई फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से, फेलियर की वजह से हुआ, या रिजेक्शन ऑफ डोमिनियन स्टेटस बाय ब्रिटेन, या साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए, या डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग ने डिमांड करी थी। क्यों क्यों करा था पूर्ण स्वराज की बात क्यों करी थी, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की मांग रिजेक्ट कर दी थी किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। क्यों, मतलब इन्होंने बात करी, जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनने या कांग्रेस ने बात करी किस चीज की, कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो तो इंडिया की बनी रहेगी, इंडिया के लोग उसमें रहेंगे, बट जो मेन रूल होगा, जो मेन एक तरह से शासन होगा वो किसका होगा, क्राउन का होगा, ब्रिटिश क्राउन का होगा। ठीक है, कि वो अपनी छोटी मोटी गवर्नमेंट तो चला सकता है और मेन जो फाइनल डिसीजन होगा वो ब्रिटिश क्राउन लेगा। ये डोमिनियन स्टेटस था, तो ये मांग करी थी, पर इसको रिजेक्ट कर दिया किसने, ब्रिटेन ने। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अब हमें भाई कुछ नहीं चाहिए, छोटी मोटी आजादी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण तरह से हमारा शासन चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बात करी गई थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड क्यों रखी गई थी, डोमिनियन स्टेटस के रिजेक्शन की वजह से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द वन फॉलोइंग कंट्रीज डिड फर्स्ट लिबरल नेशनलिस्ट अपलिफ्ट टेक प्लेस इन जुलाई 1830s में। जुलाई 1830 में क्या था कि लिबरल नेशनलिस्ट जो लोग थे उन्होंने क्या करा था, रिवॉल्ट लाया था, रिवोल्यूशन लाए थे। कहां लाए थे वो लाए थे फ्रांस में। ठीक है, तो यहाँ पे आता है इसका फ्रांस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई किसने क्या बोला कि किसने स्टेटमेंट बोली है क्या, व्हेन फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये किसने स्टेटमेंट बोली है, ये स्टेटमेंट बोली है किसने, उसने बोली है जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बोलता है। कौन बोलता है, ड्यूक मेटरनिक। तो बोली किसने है, ड्यूक मेटरनिक ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूक मेटरनिक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रहा है अपने को जो बुक है, बुक के चैप्टर का जो एंड है अपना, फर्स्ट चैप्टर के एंड में एक टेबल सा दे रखा है, उससे क्वेश्चन आया क्या भाई, ब्रोकन चेन एंड ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल एंड क्राउन ऑफ ओक लीव्स एंड स्वॉर्ड। इनका क्या है, इनका मतलब क्या है, ये जो चीजें हैं, जो सिंबल है, इनका मतलब क्या है, किस चीज के सिंबल है। तो ब्रोकन चेन तो किसका सिंबल है, बीइंग फ्री। स्वॉर्ड किसका है कि भाई हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। ओक लीव्स मतलब है हीरोइज्म, और ब्रेस्ट प्लेट का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम देखें पहले का क्या होगा, चौथा, पहले का चौथा तो एक में ही आ रहा है ना भाई, पहले का चौथा तो एक में आ रहा है, तो अपने वो आंसर मिल गया, पहले आंसर क्या है अपना बी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या हो जाएगा बी, तो भाई आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो एक बार,
स्टेटमेंट दे दिया भाई, स्टेटमेंट दे दिया। असर्शन रीजन बोला कि आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन द इट्स पीपल, कि वहां के लोगों पे क्या कर दी, रशियन लैंग्वेज थोप दी। क्यों थोप दी? क्योंकि वहां के लोग जो थे भाई, पॉलिश जो थी, पॉलिश को यूज कर रहे थे कैसे, एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस, की रशियन डोमिनेंस के खिलाफ क्या स्ट्रगल करने के लिए वो क्या करते थे, यूज कर रहे थे रशियन पॉलिश लैंग्वेज को। इसलिए इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई जो अपना रेवोल्यूशन हुआ लिबरल्स का यूरोप में ड्यूरिंग द 1848 में कहां पे लिबरल्स रेवोल्यूशन कर रहे थे, जर्मनी में कर रहे थे। जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने बनाया, जो जर्मनी की मिडिल क्लास के लोग थे, ठीक है, जर्मनी के एक तरह से बोल सकते हैं, जर्मनी नहीं बोलेंगे, पर्शिया बोलेंगे, पर्शिया वाला जो एरिया था, उसके जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने बात करी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन बना के वो गए किसके पास, किंग के पास गए, ठीक है, किंग के पास गए तो किंग को उसने क्या क्या बातें बोली, ठीक है, इसमें क्या क्या बात थी, क्या क्या था, पहले तो बोला था अब्डिक्शन ऑफ किंग, कि मोनार्की जो है, मोनार्की को बिल्कुल हटा देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाएंगे। फिर उसमें क्या बात करी थी, उस रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या बात करी गई थी, दूसरी बात करी गई थी यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, यूनिवर्सल मेल सफरेज की बात करी गई थी, बिल्कुल करी गई थी। फिर बोला गया पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वर गिवन, क्या महिलाओं के बारे में बात करी गई थी, नहीं करी गई थी, महिलाओं की कौन सोचता है, महिलाओं की नहीं सोची थी उस समय, तो ये नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस हैड बीन आस्क्ड, तो ये भी बात हो गई। तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़े, चलो भाई, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ो। अब भाई फिर से स्टेटमेंट्स दे दिए अपने को कुछ, अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है भाई, rebels in Silesia had led a revolt against the contractors in 1848, कि 1848 में क्या था, सिलेशिया में कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ रिवॉल्ट स्टार्ट करा था। क्यों करा था, क्योंकि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्हें ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दी थी पेमेंट्स। अब रिड्यूस कर दी पेमेंट तो उन्होंने क्या करा, रिवॉल्ट करो भाई। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, मतलब ऑप्शन जो सेशन है वो भी सही है, रीजन भी सही है, तो अपना ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, ये आंसर हो गया, आगे बढ़ो भाई। अगला है कि फिर से भाई क्या गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला आ गया। तो हम देखें रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, 1930 में। नॉन कॉपरेशन हुआ 1921 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है, या 20 से 21 में मान लो, बात चली थी, 20 में बात चली थी, 21 में उसको कर दिया चालू। अगला है क्या, जलियांवाला बाग का हुआ 1919 में। रॉलेट एक्ट भी 1919 में हुआ, तो हम इसको ऊपर नीचे कैसे करेंगे, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया कब, पहले जलियांवाला बाग सुनो, जलियांवाला बाग कब आया, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अब हम देखें तो रॉलेट एक्ट की एक सत्याग्रह करी थी गांधी जी ने, कब करी थी, 6 अप्रैल को करी थी, 6 अप्रैल को करी, तो उससे पहले कभी हुआ होगा रॉलेट एक्ट आया होगा। रॉलेट एक्ट कब आया था, वो आया था फेब में, फेब में आया रॉलेट एक्ट। उसके बाद आया क्या, जलियांवाला बाग हुआ, उसके बाद अपना नॉन कॉपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस। देखें तो हम क्या है, 1 2 3 4 ही हो रहा है इसका आंसर भी, 1 2 3 4 हो रहा है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे देखे तो 1 2 3 4 ए में ही है, तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन ए, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे को ऊपर नीचे करके दे सकते हैं एग्जाम में, तो ज्यादा परेशान नहीं होना, ऐसे ऊपर नीचे करके दे सकते हैं, बस डेट्स को पहचान लो कब क्या हुआ, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अपना ये बता रहा है 1919 मान सकते हैं, और 1930, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बता दूं। अगला क्वेश्चन आया है भाई सीधा पेपर से उठ के, ठीक है, वही पेपर से, ये भी आ गया पेपर से। तो क्या हो रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिज्म इज करेक्टली मैच्ड, बताओ कौन सा मैच कर रहा है। क्या भाई सरदार पटेल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से थे, भगत सिंह क्या स्वराज पार्टी से थे, या भाई सी आर दास बरदौली सत्याग्रह से थे, या जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा से रिलेटेड है, ये अपने को बताना है। तो क्या आंसर होगा, आंसर इसका सीधा सीधा होगा, जिसने पढ़ रखा थोड़ा सा, आंसर होगा इसका अवध किसान सभा, जलियांवाला बाग से, सॉरी जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा से क्या थे, रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, क्योंकि जो अपने क्या है, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, उन दोनों ने मिलकर अवध किसान सभा बनाई थी। क्यों बनाई थी, वहां के लोकल जो भी परेशानियां वो सुनने के लिए
उन्होंने क्या करा था, क्या नाम है अपना, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र घूमे थे और यूपी में देखा था कि क्या क्या परेशानी है। तो उसके साथ आगे इसका ऑप्शन, अब और जवाहरलाल नेहरू ये रिलेटेड है एक दूसरे से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या, कौन सी ट्रीटी है जिससे ग्रीस को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, कि ग्रीस को लगा कि भाई जाओ आजाद हुआ, कौन सी ट्रीटी है, क्या है वो, क्या ट्रीटी ऑफ वीना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेनिया, कौन सी है, कौन सी है बताओ भाई कौन सी है। यहाँ पे हम देखें ग्रीस को आजाद किसके थ्रू कराया था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की, क्योंकि ट्रीटी कहाँ हुई थी, कॉन्स्टेंटिनोपल में हुई थी, इसलिए ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल किसके नाम पर है, कॉन्स्टेंटिनोपल नाम है भाई कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक राजा था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से क्या हुआ था, ग्रीस को आजाद कर दिया था। उसके बाद भाई बताया गया है भाई यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट कौन नहीं है, पार्ट कौन नहीं है, नॉट अ पार्ट, पार्ट कौन नहीं है, देखो भाई इंपोस्टर पकड़ा गया यहाँ पे, पोलैंड, पोलैंड का पार्ट है नहीं है। अभी हमने देखा क्या, अभी हमने क्या देखा था कि पोलैंड पे कब्जा कर लिया रशिया ने, रशिया कैसे कब्जा करेगा, पास पास वो भी तो कब्जा कर सकता है, कब्जा कर लिया था। और ये भाई देखे पोलैंड बिल्कुल अलग है, यूनाइटेड किंगडम देखे बिल्कुल अलग है, आइलैंड में बसा पड़ा है वो थोड़ा साइड में जाके अपने यूरोप के, वो यूरोप के सेंटर में आ रहा है, एक तरह सेंटर में देखे तो रशिया के आसपास आ रहा है, इसलिए तो कब्जा कर लिया था। तो पोलैंड इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बी पोलैंड का आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई बताया गया भाई क्या, कौन आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली माना जाता है, किसको आर्किटेक्ट बोलते हैं हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, ओटोमन बिस्मार्क। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि किसने बात करी थी, किसकी बात करी थी, इटालियन रिपब्लिक की बात करी थी ड्यूरिंग द 1830s में, 1830s में इटालियन किसकी, रिपब्लिकन की बात करी थी, किसने, किसने बोला था कि इटली को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, किसने बोला था, जूसीपी मजीनी ने बोला था, किसने बोला था, जूसीपी मजीनी ने बोला था। तो अपना सही आंसर हो जाएगा जूसीपी मजीनी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर से क्या आया है, फिर से आया है भाई कि किसने अपने आप को यूनाइटेड इटली का किंग घोषित किया, किसने अपने आप को बोला कि मैं यूनाइटेड इटली का किंग हूं, किसने प्रोक्लेम करा, तुम देखे भाई किसने कहा था, विक्टर इमैनुअल सेकंड ने, विक्टर इमैनुअल सेकंड ने क्या बोला था अपने आप को, इटली का किंग बोल दिया था, ठीक है, मतलब उसने इटालियन यूनिफिकेशन कैसे ने कराया था। तो इटली का किंग कौन था, यूनाइटेड इटली का किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक है, विक्टर इमैनुअल सेकंड था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये तो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई मॉडर्न एक्सपेक्ट ऑन विच द फॉलोइंग मॉडर्न एक्सपेक्ट डिड द न्यू जर्मनी प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज, कि भाई जब जर्मनी बनेगा तो जर्मनी ने पर्शिया के कुछ मॉडर्न मतलब कुछ चीजों को अपनाया था और उसको मॉडल माना था अपने लिए, ठीक है, अपने लिए मॉडल माना था। तो उन्होंने क्या किस किस मॉडर्न चीज की बात करी थी, मॉडर्न करेंसी, मॉडर्न लीगल सिस्टम एंड मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की बात करी थी, इन सारी चीजों को अपनाया था और अपने लिए एक मॉडल माना था। तो डेमोग्राफी की तो बात नहीं करी गई थी उसमें, ठीक है, तो यही तीन इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो एक दो तीन किस में आ रहे हैं, एक दो तीन आ रहे हैं ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई कौन सा प्रिंसली कौन सा स्टेट है जो क्या था, रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउसेस, इटालियन प्रिंसली हाउसेस से कौन सा स्टेट रूल कर रहा था, मतलब कौन सा स्टेट था जिसपे इटालियन प्रिंसली हाउस शासन कर रहे थे, कौन सा था, दो स्टेट थे कौन से, सर्डिनिया एंड पीडेमोंट, सर्डिनिया एंड पीडेमोंट, सर्डिनिया पीडेमोंट पे क्या था, इटालियन प्रिंसली हाउसेस का क्या था, कब्जा था। और हम देखें नॉर्थ वाला पार्ट था उस पर भाई देखें ऑस्ट्रो हैब्सबर्ग एम्पायर था, साउथ वाले पे कौन कब्जा करके बैठा था, साउथ वाले पे कौन करके बैठा था, साउथ वाले पे करके बैठा था बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन, और बीच वाले जो था बीच वाले पे कौन था, पोप का शासन चल रहा था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सर्डिनिया पीडेमोंट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैवियर अमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि बोल रहा है कि कैवियर जो थे उनके रिलेटेड कुछ कुछ चीजें बताई गई है, बताओ कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो बोला गया भाई ही वाज एन इटालियन स्टेटमेंट, बिल्कुल भाई स्टेट क्या थे, इटालियन बंदे थे ये।
पर ये इटालियन से ज्यादा क्या बोलते थे, फ्रेंच बोला करते थे। सही बात है, क्योंकि क्या थे, एरिस्टोक्रेट थे। एरिस्टोक्रेट क्या बोलते हैं, ज्यादातर फ्रेंच बोला करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया ही वाज डिप्लोमेट, डिप्लोमेट थे, बिल्कुल थे भाई ये। तो ये भाई रॉयल फैमिली से बिलोंग करते नहीं। ये 3 ऑप्शन तो सही हो जाते हैं, ओके है। 1 2 3, 1 2 3 इसका सही आंसर है। और 1 2 3 किस में आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है बी में, तो बी इसका सही आंसर है। ठीक है, 20 का सही आंसर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है भाई। फिर से आगे सेशन रीजन बोला, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपहेव। मतलब क्या कह रहा है, सीधी सीधी बात, एक सडन चेंज से नहीं हुआ था, एक सडन रेवोल्यूशन नहीं हुआ। किसमें, जब ब्रिटेन में नेशन स्टेट की बात हुई, जब ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बना, तो उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस था। हमने देखा ना कि टॉपिक का नाम ही क्या है, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। कि बाकी सब में क्या हुआ, रेवोल्यूशन आया, रिवॉल्ट हुए, बहुत कुछ हुआ, एकदम सडन चेंज आ गया। बट यहाँ पे एक बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत क्या था, लंबा प्रोसेस था। तो यहाँ पे यही बताया गया कि बहुत लंबा प्रोसेस चला था। ठीक है, तो ये तो बात सही है। अगला क्या बोल रहा है, क्योंकि एथनिक ग्रुप्स वर ब्रिटेन इज इन्फ्लुएंस, कि भाई एथनिक ग्रुप जो थे ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ठीक है, तो ए भी सही है, आर भी सही है, पर ए आर को सही व्याख्या नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आ गया भाई, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट ऑफ ब्रिटेन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है क्या क्या हुआ था। ठीक है, एक बार तुम इसको पढ़ो, मैं एक बार पानी पी के आऊं। तो भाई करते हैं इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट। पानी पी लिया, तो सबसे पहले देखें हम तो क्या एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ था भाई, 1707 में। ठीक है, उसके बाद हम देखें, इंग्लिश पार्लियामेंट से पावर फ्रॉम द मोनार्की, की पावर मोनार्की से छीन ली। ठीक है, इसको दी, इंग्लिश पार्लियामेंट को दी। कब हुआ, 1688 में हुआ। फिर भाई आयरलैंड वाज फोर्सली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। कब हुआ भाई, कब इनकॉर्पोरेटेड कर लिया था, हम देखे तो कब कर रहा था, कब कर रहा था, कब कर रहा था, 1801 में। एंड जो कैथोलिक रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंट कब हुआ था, 1898 में, 1819 सॉरी 1798 हुआ, 1798, 18 में कहा जा रहा हूँ भाई, 18 में कहा जा रहा हूँ, 1798 में, 1798 में। उसको लीड कौन कर रहा था, वॉल्फ टॉन। इसको लीड कौन कर रहा था, वॉल्फ टॉन कर रहा था, पर फेल हो गया था, वो सारी बात अलग है। तो एक्ट ऑफ यूनियन पहले क्या हुआ, इंग्लैंड की मोनार्की से पावर छीन ली थी। सही बात है, इंग्लिश पार्लियामेंट से पावर छीन ली थी। तो देखे हम पहला क्या आएगा, पहला, फिर क्या आएगा, पहले के बाद हम देखें, पहले के बाद आएगा, सॉरी मतलब दूसरा आएगा पहले, फिर आएगा पहला, फिर आएगा क्या, फिर आएगा चौथा, मतलब चौथा, फिर आएगा क्या अपना तीसरा। तो हम देखें तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, एक में ही है भाई, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा एक में ही है, डी ऑप्शन में। तो आगे बढ़े, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हाँ, कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी, किसने फॉर्म करी थी, यंग इटली। तो जो यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी है, उसके फाउंडर कौन है, किसने उसको उसकी स्थापना करी थी। वो 2 सोसाइटीज बनी थी, एक यंग इटली बनी थी और एक और बनी थी, वो कौन सी बनी थी, वो आप बताओ, किसने बनाई थी, जुसीपी मदीनी ने। किसने बनाई थी, जुसीपी मदीनी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल जुसीपी मदीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई कि जो अपना क्या है, व्हाई वाज ओटोमन बिस्मार्क कंसीडर एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। कि भाई जर्मन यूनिफिकेशन का जो चीफ आर्किटेक्ट है, उसको क्यों बोला जाता है, किसको, ओटोमन बिस्मार्क को। क्या भाई उसने क्या कहा था, इटली एंड फ्रांस फॉर द यूनिफिकेशन प्रोसेस। उसने इटली और फ्रांस से मिलकर यूनिफिकेशन प्रोसेस कराया था। या भाई उसने क्या ऑटोनॉमी मिली थी उसको पर्शिया से, कंजर्वेटिव। या ही कैरीड द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस विद द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी।
या भाई क्या था भाई, ही कैरीड लिबरलिस्ट एंड रोमांटिक्स स्कॉलर्स फॉर द कल्चरल मूवमेंट, किया हमने ये सब करा था। क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि उसने क्या करा था, ही कैरीड द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस विद द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। देखते हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को देखो अपना। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, कि भाई करेक्टली क्वेश्चन आ गया, लो भाई आंसर तो क्या है, ए है ओटोमन जर्मनी से बिलोंग करता है, बाकी देख लो नेपोलियन स्पेन से नहीं करता, जूसीपी गैरिबोल्डी फ्रांस से नहीं करते, जो बर्बन किंग है वो इटली से नहीं करता, ठीक है। तो ये दो तीनों तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, यही आंसर है अपना ओटोमन बिस्मार्क जर्मनी से, ऑप्शन ए। आगे बढ़ो भाई, आगे क्या कह रहा है देखो एक बार, ठीक आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हो गए मेन रीजन, मतलब वही वाली बात आ गई कि भाई रिवॉल्ट जो करा था अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स सिलेशिया में इन 1845, तो वो क्यों करा गया था, वही रीजन पूछा गया है, क्यों करा गया था यार, ये तो बता ही दोगे ऑप्शन ए भाई, कि ड्रास्टिकली उनकी पेमेंट रिड्यूस कर ली थी, वही रीजन था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ने कर ली पेमेंट रिड्यूस कर ली, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े भाई, हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप, यंग यूरोप का फाउंडर कौन है, बता देना आगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोला है, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांड फ्रीडम ऑफ मार्केट इन 19 सेंचुरी, है ना, अर्ली 19 सेंचुरी, ये कौन सी आइडियोलॉजी है जो क्या करती है, फ्रीडम ऑफ मार्केट की बात करती है, कौन करती है, कौन सी आइडियोलॉजी है जो फ्रीडम ऑफ मार्केट की बात करती है, कौन करती है, लिबरलिज्म करती है। आगे बढ़ो, ठीक है, लिबरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही बोल रहा है कि भाई जो माइग्रेट हो रहे थे पीपल, माइग्रेट हो रहे थे यूरोप से अमेरिका, उनका रीजन बताओ, 19 सेंचुरी में जो यूरोप से अमेरिका माइग्रेट करे हैं पीपल तो एक तो रीजन क्या है, पॉवर्टी एंड हंगर, बिल्कुल। उसका बाद बोला है भाई स्लेव, स्लेव्स और सेल, स्लेव्स और सेल, नाइन्थ का टॉपिक उठा रहे, स्लेव को वैसे भी हम यूरोप से थोड़ी खरीदते थे, खरीदते कहां से थे, अफ्रीका से, ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इस वजह से तो माइग्रेट नहीं कर रहे थे। वाइड स्प्रेड डिजीज की वजह से वो क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोग्रेशन, बिल्कुल भाई ये तीनों उसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एक तीन चार, एक तीन चार, हंगर वंगर भूख भूख बीमारी बीमारी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी, तो एक तीन चार, एक तीन चार किसमें है, एक तीन चार किसमें है, एक तीन चार, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को देखो। हा 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 हा, बोला भाई बताओ भाई, were the three important developments that greatly shrank the pre-modern world, कि कौन से तीन कारण थे जिसकी वजह से प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक हो गया था, ठीक है। फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ ट्रेड, प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक हो गया था, मतलब क्या, कि लोग इधर से उधर जा रहे थे, सुपड़ता जा रहा था, दुनिया दुनिया क्या थी, सुपड़ती जा रही थी, लोग इधर से उधर ट्रेवल कर रहे थे, लोगों का पहुंचना आसान हो रहा था, इसलिए वो श्रैंक हो रहा था, ठीक है। तो क्या है भाई, फ्लो ऑफ ट्रेड, सही बात है, फ्लो ऑफ ट्रेड था रीजन। फ्लो ऑफ लेबर, लेबर का था बिल्कुल भाई, लेबर और लोगों का इधर से उधर जाना रीजन था। फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल मतलब ट्रेड हो रहा था, कैपिटल इधर से उधर जा रही होगी, ये भी रीजन था। फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक मेन रीजन नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे यही सही आंसर है, ये गलत आंसर है। तुम देखे तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा कि फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी क्या था, मेन इंपॉर्टेंट रीजन नहीं था डेवलपमेंट ऑफ, मतलब स्ट्रेंथ करने के लिए प्री मॉडर्न ट्रेड को, सॉरी प्री मॉडर्न वर्ल्ड को। अगला क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भाई पहली बार गांधी जी ने कहां पे क्या करा था, सत्याग्रह करी थी, पहली बार कहां पे करी थी सत्याग्रह, भाई दांडी में करी थी, खेड़ा में करी थी, अहमदाबाद में करी थी, या चंपारण में करी थी, कहां पे करी थी, तो पहली बार, तो पहली बार करी थी कहां पे, चंपारण में, ठीक है, चंपारण में करी थी, फिर अहमदाबाद में करी थी, फिर खेड़ा में करी थी, दांडी में तो क्या था, वो मार्च चली थी, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, चंपारण, बहुत अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंटेन इवेंट्स, सर्टेन इवेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द एप्रोप्रिएट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्वेश्चन आ चुके हैं, देखते हैं। कमिंग ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया, साइमन कमीशन कब आया था भाई, 1928। पूर्ण स्वराज की डिमांड कब करी, 1929। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चंपारण सत्याग्रह भी देख के आ रहे 1917। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, पहला क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह मतलब 4,
फिर क्या हुआ, तीन, तीन हुआ ना, तीन, फिर क्या हुआ, एक, फिर हुआ भाई अपना दो। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, डी ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बोला आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग नॉन प्रैक्टिसिंग इंडस्ट्रियल वर्कर। कि भाई क्या बोला कि इंडस्ट्रियल जो वर्कर थे, इंडस्ट्रियल जो वर्कर थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे किसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन सीधा सीधा है भाई, सीधा सीधा है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या थे, वो क्लोज थे किससे, कांग्रेस से। तो कांग्रेस किसकी सुनेगी, कांग्रेस किसकी सुनेगी, इंडस्ट्रियलिस्ट की सुनेगी। तो इसलिए इंडस्ट्रियल वर्कर ने क्या बोल दिया भाई, हम साइड हो रहे हैं, क्योंकि और इंडस्ट्रियल वर्कर की बातें भी, डिमांड भी नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो कनेक्ट क्लोज थे किससे, कांग्रेस से। और कांग्रेस को क्या दे रहे हैं भाई, इंडस्ट्रियल में देखे तो कांग्रेस को क्या दे रहे हैं, फंड भी दे रहे हैं भाई, ऐसे मिल रहे हैं कांग्रेस को। तो वो क्यों ही भाई कांग्रेस उनके जो भी अपोनेंट है एक तरह से बोले तो उनकी डिमांड को उठाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। व्हाई डिड द साइमन कमीशन कम, क्यों आई थी साइमन कमीशन इंडिया, साइमन कमीशन क्यों इंडिया आई थी, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए। सीधी बात, टू सजेस्ट चेंज इन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया। सीधी बात। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो इस बार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। अरे भाई पूर्ण स्वराज की बात किसमें करी है, सीधी बात क्या है, पूर्ण स्वराज की बात किसने करी है, पूर्ण स्वराज कौन सा सेशन में करी थी। सबसे पहली बात करी थी 1929 के दिसंबर में, दिसंबर 1929 को करी थी। कहां करी थी, लाहौर में करी थी, लाहौर में करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम, 40 क्वेश्चन कर लिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने करा था, दो बंदों ने मिलकर करा था। एक बंदे का नाम होगा यहाँ पे, किसका नाम है, एक बंदे का किसने करा था, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। किसने करा था, किसने करा था, मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर बनाई थी स्वराज पार्टी बनाई थी। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी का सही आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई वंदे मातरम किसने लिखा था, वंदे मातरम किसने लिखा था, वंदे मातरम किसने लिखा था, लिखा था किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था क्या, आनंद मठ। आनंद मठ का ही पाठ क्या है, आनंद मठ का ही क्या है, पाठ वंदे मातरम। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अपना ऑप्शन बी सही। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग वाज द रीजन का, भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों कॉल ऑफ करा गया था, है ना, कॉल ऑफ करने का भाई बताना है रीजन, कॉलिंग ऑफ क्यों करा गया था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्यों करा गया था, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बोला प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय, भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है, पता नहीं क्यों पूछ रही है सीबीएसई। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट करी थी, किसने करी थी, क्या मार्टिन लूथर ने करी थी, जोहान गुटेनबर्ग ने करी थी, जेम्स वाट ने करी थी, या मार्क पोलो भाई साहब ने करी थी। तो बताओ किसने करी थी, किसने करी थी, प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन करा था योहान गुटेनबर्ग ने, या उसको क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग प्राइज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिंट कल्चर लेड टू, प्रिंट कल्चर लेड टू क्या, कि प्रिंट कल्चर की वजह से क्या होता है, क्या भाई एंड ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी खत्म हो गई, या भाई डिक्लाइन ऑफ डिबेट्स, या कल्चर चर्च डोमिनेंस, या स्प्रेड ऑफ इनलाइटमेंट आइडियाज। क्या होगा भाई, जब प्रिंट कल्चर हुआ, प्रिंट कल्चर से क्या हुआ, प्रिंट कल्चर के होने से, या प्रिंट कल्चर लेड करता है, प्रिंट कल्चर की वजह से होता है स्प्रेड ऑफ इनलाइटमेंट आइडियाज। प्रिंट कल्चर लेड टू स्प्रेड ऑफ इनलाइटमेंट आइडियाज, कि जो इनलाइटमेंट आइडियाज है वो क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं प्रिंट कल्चर की वजह से। अब छप रही है बुक तो क्या हो रहा है भाई, लोग अपने अपने आइडियाज, जो भी इनलाइटमेंट आइडियाज है वो फ्लो हो रहे हैं इधर से उधर। अगला देखो भाई, ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो बोल रहा है, हाँ असर्शन रीजन आ गया, नेशनलिज्म इन यूरोप वाज क्लोजली लिंक्ड टू द लिबरलिज्म, कि जो लिबरलिज्म है वो नेशनलिज्म से रिलेटेड करता है, जो नेशनलिज्म है वो भी लिबरलिज्म से कनेक्टेड है, लिंक्ड है। क्यों है, वो बात यही है कि पहले बात तो फ्रीडम ऑफ मार्केट की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है, इक्वालिटी फॉर लॉ की बात करता है, एक तरह से
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है, लिबरलिज्म। तो इसलिए ठीक है, तो वही बताया गया कि जो नेशनलिज्म है वो क्या है, क्लोजली लिंक्ड है किससे, लिबरलिज्म से लिंक्ड है। एंड बिकॉज लिबरल वांट्स फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो क्या हो जाएगा, ए भी सही है और आर भी सही है, तो बोथ ट्रू आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। चीप प्रिंट हेल्प्ड इन, कि चीप प्रिंट से क्या हो रहा है भाई, चीप प्रिंट से क्या मदद मिल रही है, चीप प्रिंट क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्टिंग नॉलेज, या क्रिएटिंग अ न्यू रीडिंग पब्लिक, या सपोर्टिंग फ्यूडल सिस्टम, या एंडिंग एजुकेशन। क्या भाई चीप प्रिंट से क्या एजुकेशन खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। क्या चीप प्रिंट से भाई फ्यूडलिज्म को हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो फ्यूडलिज्म चल रहा है, सामंतवाद चल रहा है, उसको खत्म कर रहे हैं, नहीं भाई। क्या भाई जो चीप प्रिंट है, चीप प्रिंट होने से क्या हो रहा है भाई, चीप प्रिंट से क्या रिस्ट्रिक्ट हो रही है नॉलेज, क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, एक न्यू रीडिंग पब्लिक बन रही है। क्या हो रहा है, एक न्यू रीडिंग पब्लिक बन रही है। न्यू रीडिंग पब्लिक कैसे बन रही है, चीप प्रिंट हो गया, प्रिंट क्या हो गया, चीप हो गया, सस्ता हो गया, सस्ती कॉपियां मिल रही है, सस्ती किताबें मिल रही है, जिससे क्या है लोग पढ़ पा रहे हैं, नए नए लोग पढ़ पाएंगे, जिसपे पैसे नहीं है वो भी पढ़ सकता है, जिसपे कम पैसे वो भी पढ़ सकता है। इससे क्या हो रहा है भाई, क्रिएटिंग अ न्यू रीडिंग पब्लिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिंग अ न्यू रीडिंग पब्लिक, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मार्टिन लूथर्स राइटिंग रिजल्टेड, कि मार्टिन लूथर की जो बुक थी या उसकी जो राइटिंग थी उससे क्या हुआ, क्या उससे भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, या प्रोटेस्टेंट रिवॉल्ट हुआ, या फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, या इटालियन रेवोल्यूशन यूनिफिकेशन हुआ, क्या हुआ। तो हम देखिए मार्टिन लूथर किंग ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, 95 थीसिस, जिसमें क्या 95 बुराइयां बताई गई थी, किसकी, रोमन कैथोलिक चर्च की, है ना। तो 95 बुराइयां बताई गई। अब जो 95 जो बुराइयां बताई गई, उन बुराइयों में क्या सिस्टम था, उनको उसके कॉपी उसने कैथोलिक चर्च की जो मेन गेट था उस पर टांग दी। अब बोला कि भाई आप मेरे को इन 95 सवालों का जवाब दो, बस के और डिबेट करो, ऐसा करके जो भी सिस्टम था। वहीं से क्या हुआ, कैथोलिक से लोग हटने लगे और एक नया रिफॉर्म स्टार्ट हुआ, एक न्यू रिफॉर्मेशन आया जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स यहाँ पे शुरू हो गए, किसने करे, मार्टिन लूथर ने करे, या मार्टिन लूथर किंग ने करे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है ये ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज तक भाई फिर से आ गया भाई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला देखो एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा, तो याद रखना। ठीक है, अरेंज तक करेक्टली भाई। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी कब बनी भाई, 1923 में बनी, या 23 में बनी, 23 में कब बनी भाई, 1923 में बनी। इसको मैं मिटा के एक बार लिख देता हूँ, 1923 में क्या बना भाई, 1923 में बनी स्वराज पार्टी। फिर भाई साइमन कमीशन कब आया भाई इंडिया में, कब आया, 1928 में। पूर्ण स्वराज की बात किसने करी थी भाई, 1929 में। पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में। ठीक है, ये हो गया पूरा सिस्टम। ठीक है, आई नो, आई होप तुम्हें पता होगा कि पूना पैक्ट में क्या था। पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी के बीच में होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। या एक और क्वेश्चन होता है कि पूना पैक्ट के अलावा गांधी इरविन पैक्ट के गांधी और इरविन पैक्ट जो था वो किस किस के बीच में होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो पूना पैक्ट हुआ। अब यहाँ पे हम देखें तो पहला हम देखें पहला क्या हुआ, तो वैसे ही लगा पड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो भाई 1 2 3 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। और 1 2 3 4 किस में है, ऑप्शन ए में है। तो आगे बढ़े, अगला, हाँ ऑप्शन ए में है, देख लो भाई ऑप्शन ए में है। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन अपना, लास्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन जो कर रहे थे बालकन वाला, वही क्वेश्चन है, एक तरह से पूछ लिया घुमा के, वो असर्शन रीजन था और ये वही क्वेश्चन एमसीक्यू बना दिया इन्होंने अलग से। तो बोला कि द बाल्कन रीजन became a source of tension because टेंशन किस लिए बन गया था, बाल्कन रीजन एक टेंशन क्यों बन गया था, टेंशन का सोर्स क्यों बन गया, क्यों, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड था इसलिए, या भाई इट हैड अ मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स विद नेशनलिस्ट एस्पिरेशन, या भाई इट वाज द कंट्रोल बाय ब्रिटेन, या इट लैक ऑफ रिसोर्स। अब ये क्या रीजन है इसमें, रिसोर्स की कमी तो नहीं थी, पहली बात तो रिसोर्स की कमी नहीं थी, रिसोर्स बहुत थे। साथ साथ में सी हमें क्या है, बोला एक सी रूट भी मिल रहा है बाल्कन रीजन से। दूसरा क्या है, ये ब्रिटेन के कंट्रोल में तो नहीं था भाई, ब्रिटेन के कंट्रोल में नहीं था, किसके कंट्रोल में था, ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आ रहा था। उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, नहीं भाई, इसका मेन रीजन क्या था, मेन रीजन था इट हैड मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स, के अंदर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहा करते थे, इनको क्या बोलते थे, स्लाव्स बोला करते थे, क्या बोलते थे, स्लाव्स बोला करते थे। ठीक, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहा करते थे। साथ साथ में इनके अंदर क्या था, नेशनलिस्ट एस्पिरेशन था कि इनको अलग होना था। पहली बात तो
जो ओटोमन एम्पायर है उनसे अलग होना है, ठीक है। और उसके अलग होने के बाद भी मान लो उनके उसके अलग होने के बाद भी मान लो 1905 में जाके यहाँ पे एक तरह से एक्सप्लोज होता है, कहाँ पे, बाल्कन रीजन में। और सब अपनी आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी जो है उसको बचाने में लगे पड़े थे कि भाई मेरी आइडेंटिटी बची रहे, अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, अलग होने के लिए लगे पड़े थे। और इसी को बोलते हैं बाल्कन में क्या हो गया, विस्फोट हो गया एक तरह से। तो वही सिस्टम था। तो अपना ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसका आंसर हो जाएगा बी। और यहाँ पे होते अपने एमसीक्यूज खत्म। तो भाई थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी और हमने एमसीक्यूज कर लिए हैं। जल्दी से आपको सब्जेक्टिव की क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी और आपको जल्दी ही मैथ्स की वीडियो मिल जाएगी। और इस किसके पीडीएफ के लिए, इन एमसीक्यूज के पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और साथ साथ जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं या जो भी मैप के क्वेश्चन आने वाले हैं या जो भी नई चीज आने वाली है, उन सबकी अपडेट्स का मिलेगी आपको, वहीं मिलेगी। और जितने भी पीडीएफ होते हैं वो सारे हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। जल्दी जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहें, बने रहें क्लास के साथ।